अब हम बात करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के बारे में। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं एचपीओ एक्सिस के बारे में। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, ये रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम जीएनआरएच के नाम से भी जानते हैं, जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज गोनेडोट्रोपिन एलएच और एफएसएच रिस्पेक्टिवली, जो दोनों स्टिमुलेट करेंगे आपकी ओवरी को टू रिलीज सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये नेगेटिव फीडबैक मेंटेन करके रखते हैं पिट्यूटरी पे के ऊपर और हाइपोथैलेमस दोनों के ऊपर। जब भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स बढ़ेंगे, जब आपको ज्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं चाहिए और, तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को ये जो है संदेशा भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए क्या बेस्ट वे होता है टू नो दैट द ओवरी ऑफ द फीमेल इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। अगर आपको जानना है कि जो ओवरी है फीमेल की वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, तो कौन सा बेस्ट वे है? तो बेस्ट वे है आपका एफएसएच का, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एफएसएच के लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं 4 से लेकर 10 इंटरनेशनल यूनिट्स तक। और अगर आप देखोगे एफएसएच के लेवल्स करेक्टली नॉर्मल कंट्रोल के अंदर रहने के लिए आपके जो हायर सेंटर्स है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, इनको भी ठीक से काम करना होगा। और जो ओवरी है, ओवरी वाला सेक्शन है, इसे भी ठीक से काम करना होगा, क्योंकि अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा, नेगेटिव फीडबैक अगर देगा नहीं पिट्यूटरी को, फिर एफएसएच बढ़ जाएगा। तो एफएसएच के नॉर्मल लेवल के अंदर रहने के लिए, इसी लिमिट के अंदर रहने के लिए ऊपर के हायर सेंटर भी अच्छे से काम करने चाहिए और ओवरी भी जो है अच्छे से काम करना चाहिए। इसलिए हम एफएसएच के लेवल्स को देख के जो है प्रॉब्लम को लोकलाइज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली हायर सेंटर्स में है या फिर ओवरी के अंदर है। अगर आपके एफएसएच के लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं या फिर मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट्स मिलता है, तो आप समझ जाते हो कि ओवरी से जो है कोई नेगेटिव फीडबैक आ ही नहीं रहा। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आ रहा, मतलब ओवरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपके एफएसएच के लेवल्स मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। सिमिलरली अगर आपको दिख जाए कि एफएसएच के लेवल्स कम है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ हायर सेंटर्स के अंदर प्रॉब्लम होगा, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज नहीं कर रहा होगा, या फिर पिट्यूटरी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम होगा जिससे एफएसएच आपका सीक्रेट नहीं होगा। तो ये आपको एचपीओ एक्सेस के बारे में मैंने ब्रीफ में बता दिया। अब हम बात करते हैं आपके ईस्ट्रोजन और सबसे हम जो है हर कंपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। ओवरी के बारे में बात करेंगे, हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे, पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो पहले बात करते हैं ओवरी वाले कंपार्टमेंट के बारे में। तो ओवरी ये सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगर हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के स्टेरॉयड हार्मोन्स के, दोनों स्टेरॉयड हार्मोन्स दोनों के अंदर डिफरेंसेस के बारे में, तो नियरली पूरा लेक्चर हमको यही देखना है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जो देखो, एस्ट्रोजन जो है C18 स्टेरॉइड है, तो वही प्रोजेस्टेरॉन C21 स्टेरॉइड है, और जो आपका एंड्रोजन होता है वो C19 स्टेरॉइड्स होता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। देखो, एस्ट्रोजन के जो नेचुरल टाइप्स है, नेचुरल मतलब वो टाइप्स जो फीमेल खुद प्रोड्यूस करती है अपने बॉडी के अंदर, वो 3 है एस्ट्रोजन के। E1 है स्ट्रॉन, जिसके लास्ट में 1 आ रहा है तो आप E1 याद रख सकते हो। E2 मतलब एस्ट्राडायोल, E3 होता है एस्ट्रायोल। इसमें से जो मोस्ट कंपोर्टेंट होता है वो होता है आपका एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल जो होता है वो मोस्ट पोटेंट होता है। पोटेंसी का अगर आप ऑर्डर दोगे तो वो होगा E213 ये आपका पोटेंसी का डिसेंडिंग वाला ऑर्डर होगा। फिर हम बात करते हैं जो ईस्ट्रोन होता है E1, ये मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन होता है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल के अंदर। एस्ट्राडायल का जो E2 होता है ये मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन होता है फॉर द रिप्रोडक्टिव एज वुमेन। जो E3 होता है एस्ट्रायल होता है, ये मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन होता है फॉर द प्रेगनेंसी। फिर हम बात करते हैं ये E1 E2 E3 आते कैसे हैं। देखो, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के अंदर आपको ये तो पता है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के अंदर आपका ओवरी काम करता है क्या? ओवरी काम नहीं करता भाई। अगर ओवरी काम नहीं करेगा तो ये E1 आ कहां से रहेगा, एस्ट्रोजन रिलीज कहां से हो रहा है? तो जो आपका E1 है भाई, ये ओवरी से आता ही नहीं है, ये जो है पेरिफेरल कन्वर्जन से आता है। और पेरिफेरल कन्वर्जन किससे का होता है? एंड्रोस्टेनिडायन, ये बेसिकली एक एंड्रोजन है। एंड्रोस्टेनिडायन ये क्या है? बेसिकली एक एंड्रोजन है जो बेसिकली फैटी टिश्यू पे एक्ट करता है। और लास्ट स्टेप पे अरोमेटेज नाम का एंजाइम आता है, जहां से जो है E1 का सिंथेसिस हो जाता है। इसीलिए आपका E1 जो है ये मेन सोर्स होता है एस्ट्रोजन का पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि E1 जो है रिप्रोडक्टिव एज की ग्रुप के फीमेल्स के अंदर और प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर नहीं देखने को मिले, दिखेगा सबके अंदर, लेकिन मेन सोर्स होता है एस्ट्रोजन का E1 इन केस ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं E3 कैसे सिंथेसाइज होता है, E3 कैसे आता है, तो E3 आता है फ्रॉम द फीटल एड्रेनल ग्लैंड। फीटल एड्रेनल ग्लैंड सिंथेसाइज करती है DHEAS को, और ये DHEAS जाता है प्लेसेंटा के पास, और प्लेसेंटा के पास दो एंजाइम प्रेजेंट होता है, सल्फाटेज और अरोमेटेज, जहां से जो है प्लेसेंटा इस DHEAS को कन्वर्ट कर देता है E3 के अंदर। देखो, कभी भी आप याद रखो कि एस्ट्रोजन के सिंथेसिस के लिए आपको चाहिए होते हैं एंड्रोजन्स। एस्ट्रोजन के सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है आपको एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स के सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है आपको 17 हाइड्रोक्सिलेज। ये याद रखो, एंड्रोजन्स के सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है हाइड्रोक्सिलेज, 17 हाइड्रोक्सिलेज। और फिर जब आपको 17 हाइड्रोक्सिलेज से आपने एंड्रोजन बना दी, एंड्रोजन से जब आपको एस्ट्रोजन बनाना होता है तो आपको चाहिए होता है अरोमेटेज। ये इतना याद रख लो, आपको आगे काम है। तो चूंकि आपका प्लेसेंटा जो है, इसके पास 17 हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट नहीं था, तो ये खुद का एंड्रोजन बना नहीं सकता था। लेकिन प्लेसेंटा के पास अरोमेटेज और सल्फेटेज जैसे एंजाइम प्रेजेंट है जो एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे E3 के अंदर।
इन्होंने क्या किया प्लेसेंटा ने, ये फीटल एड्रेनल ग्लैंड से डीएचईएस जो पहला बनाया हुआ एंड्रोजन था उसे ले लिया और फिर उसको अरोमेटेज के थ्रू एक्ट करवा के एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये वो करता है आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा खुद तो एंड्रोजन बना नहीं सकता क्योंकि उसके पास 17 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है एंड्रोजन के सिंथेसिस के लिए, वो है ही नहीं। फिर हम बात करते हैं E2 के बारे में। तो E2 जो है ये खुद ओवरी सिंथेसाइज करता है। देखो E1 किसने बनाया था, E1 जो है वो पेरिफेरल कन्वर्जन के थ्रू बना था। E3 कैसे बना, E3 आपके फीटल एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू बना। E2 जो है ये भाई पूरा का पूरा ओवरी बनाएगा, कैसे बनाएगा वो बताता है। इसका जो सिंथेसिस होता है E2 का वो बेस्ट है ऑन दिस टू सेल टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी। टू सेल टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी क्या होती है, टू सेल टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी वो समझाते हैं। देखो आपके पास होते हैं दो सेल्स ओवरी के अंदर, एक होता है थीका सेल्स और एक होता है ग्रैनुलोसा सेल्स। थीका सेल्स पे काम करते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और आपके ग्रैनुलोसा सेल्स पे काम करते हैं SH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं कि थीका सेल्स जो होते हैं ना ये बनाते हैं आपके एंड्रोजन्स। थीका सेल्स बनाएंगे आपके एंड्रोजन्स और ये एंड्रोजन्स एंटर करेंगे आपकी ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर और ग्रैनुलोसा सेल्स इस एंड्रोजन को लेके एस्ट्रोजन बना देंगे क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल्स के पास अरोमेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। देखो क्या है ना, आपके थीका सेल्स अकेले भी एस्ट्रोजन का सिंथेसिस नहीं कर सकते और ग्रैनुलोसा सेल्स अकेले भी एस्ट्रोजन का सिंथेसिस नहीं कर सकते, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जब LH आपके थीका सेल्स पे काम करता है तो थीका के एक्चुअली में इंटरनल सेल्स जो होते हैं वो एंड्रोजन्स का सिंथेसिस करते हैं और ये एंड्रोजन एंटर करते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर। जब FSH एक्ट करेगा इन ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर जिनके पास ऑलरेडी एंड्रोजन्स प्रेजेंट है, वो उन एंड्रोजन्स को कन्वर्ट कर देंगे एस्ट्रोजन के अंदर वाया दिस एंजाइम कॉल्ड एज अरोमेटिक। अब थीका सेल्स जो होता है ना ये लैक करते हैं अरोमेटेज, मतलब ये खुद जो है एंड्रोजन्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते एस्ट्रोजन के अंदर। तो वही जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ये लैक करते हैं 17 हाइड्रोक्सिलेज, मतलब ये खुद एंड्रोजन्स का सिंथेसिस कभी कर नहीं सकते। ठीक है ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि कैसे एस्ट्रोजन की सिंथेसिस होती है। फिर हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। मैंने बताया C21 स्टेरॉइड है ये, मतलब कार्बन के 21 मॉलिक्यूल्स इनके पास प्रेजेंट है। नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है डायरेक्टली, और जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है उसे हम प्रोजेस्टिन कहते हैं। उसके अंदर काफी सारे आपके टर्म्स आएंगे। फिर हम बात करते हैं सोर्सेस के बारे में। देखो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं उनके ऊपर FSH एक्ट किया था फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एस्ट्रोजन, करेक्ट। जो आपके ग्रैनुलोसा सेल्स थे उनके ऊपर FSH एक्ट किया था टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एस्ट्रोजन। लेकिन ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर FSH के रिसेप्टर्स इनिशियली प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आपका ओवुलेशन हो जाएगा, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद आपके ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर जो है बहुत सारे LH के भी रिसेप्टर्स आ जाते हैं और ये LH के रिसेप्टर्स खुद FSH इंड्यूस करता है। FSH आफ्टर ओवुलेशन इंड्यूसेस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर्स ऑन ग्रैनुलोसा सेल्स और इसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइज्ड ग्रैनुलोसा सेल, जिसके ऊपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के काफी सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस ग्रैनुलोसा सेल्स पे आके बैठेगा तो ये मेनली क्या सिक्रेट कर देंगे, आपके प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ग्रैनुलोसा सेल्स जो है एस्ट्रोजन को सिक्रेट करते हैं, ल्यूटिनाइज्ड ग्रैनुलोसा सेल जो है ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करते हैं। क्लैरिटी। और क्या होगा ना कि ओवरी से कॉर्पस लुटियम बना। कॉर्पस लुटियम कब बनता है, जब ओवुलेशन हो जाता है तब। और ये कॉर्पस लुटियम बना फ्रॉम द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कॉर्पस लुटियम कहां से बना, फ्रॉम द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ल्यूटिनाइज कर देता है आपकी ग्रैनुलोसा सेल्स को और बहुत सारे रिसेप्टर जो है वो आ जाते हैं ल्यूटिनाइजिंग, वो आ जाते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर और सिंथेसिस करते हैं प्रोजेस्टेरॉन का। और मैंने जो बताया था ना कि फॉलिकुलर सेल्स सॉरी FSH जो होता है ये बेसिकली इंड्यूस करता है LH के रिसेप्टर्स को ऑन द ग्रैनुलोसा सेल्स आफ्टर द इवोल्यूशन। या आगे जाके हम पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से और क्लैरिटी के साथ समझेगा। फिर हम बात करते हैं सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो इथेनॉल एस्ट्राडायल या फिर CEE जिसे हम कहते हैं कंजुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन। ये घोड़ों से आता है, जो पोटेंसी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल एस्ट्रोजन, इसलिए इथेनॉल एस्ट्राडायल की सबसे पहले, फिर CEE आएगा, फिर ये तो आपको 213 का ऑर्डर पता ही था। मोस्ट कॉमन यूज आपका जो एस्ट्रोजन का होता है वो इसी OCPs के अंदर होता है। सॉरी, मोस्ट कॉमनली सिंथेटिक एस्ट्रोजन जहां पर हम यूज करते हैं वो होता है OCPs के अंदर, और OCPs के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, इथेनॉल एस्ट्राडायल को यूज करते हैं। अब चूंकि ये बहुत ज्यादा पोटेंट है इसके लिए इसका बहुत कम डोज हमें यूज करना पड़ता है, और जो कि आपका MCG के अंदर माइक्रोग्राम के अंदर होता है। तो हाई डोज अगर हम यूज करेंगे तो वो रहेगा मोर देन 15 माइक्रोग्राम। लो डोज को अगर हम यूज करेंगे तो वो रहेगा 20 से लेकर लेस देन 50 माइक्रोग्राम। और लो डोज के अंदर मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं 30 टू 35 माइक्रोग्राम वाला डोज। वेरी लो डोज जो होता है आपके इथेनॉल एस्ट्राडायल का वो होता है 10 माइक्रोग्राम का। जो आपका CEE है दैट इज कंजुगेट इक्वाइन एस्ट्रोजन, ये अर्लियर पहले हम यूज करते थे पोस्ट मेनोपॉजल HRT के अंदर, लेकिन अब जो है हम यूज नहीं करते CE को पोस्ट मेनोपॉजल HRT के अंदर, अब हम यूज करते हैं 17 बीटा एस्ट्राडायल को,
क्योंकि 17 बीटा एस्ट्रोडाल की जो पोटेंसी है इट इज सिमिलर टू द नेचुरल एस्ट्रोजन। फिर हम बात करते हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। तो प्रोजेस्टेरॉन इट इज मेड फ्रॉम दी C19 कंपाउंड्स। मैंने पहले बताया था C19 कंपाउंड्स के आपके एंड्रोजन्स होते हैं, तो आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है एक्चुअली एंड्रोजन से ही आप बना रहे हो सिंथेटिकली। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन था इसमें क्या था ना, एस्ट्रोजेनिक एक्शन प्रेजेंट थी। फर्स्ट जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन जो था, जिसे हम कहते हैं नॉरएथिंड्रोन, इसके अंदर एस्ट्रोजेनिक एक्शन प्रेजेंट थी। अब प्रोजेस्टेरॉन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के अगर अंदर एस्ट्रोजेनिक एक्शन आ जाए तो फिर तो कोई काम का ही नहीं ना, और साथ में कुछ एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट भी प्रेजेंट है। इसीलिए हमने क्या किया, सेकेंड जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन को सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया। सेकेंड जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन के अंदर क्या आया आपके पास, लेवोनोजेस्ट्राल आया। जो लेवोनोजेस्ट्राल है ना, इसके अंदर कोई एस्ट्रोजेनिक एक्शन तो है नहीं, लेकिन एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स बढ़ गए। इसीलिए हमने क्या किया, सेकेंड जनरेशन को भी रहने दिया और थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टिन का फॉर्मेशन किया। थर्ड जनरेशन में आते हैं आपके डीजोजेस्ट्रल, जेस्टोडीन और नॉर्जेस्टिमेट। इसमें जो है आपके एस्ट्रोजेनिक एक्शन तो पहले जा चुका था, तो इसमें एस्ट्रोजेनिक एक्शन इसमें भी प्रेजेंट नहीं था, और साथ में एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स जो आपके सेकंड जनरेशन में ज्यादा थे वो भी कम करती है। लीस्ट एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं थर्ड जनरेशन के अंदर। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या था कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ज्यादा कॉज करता था। फिर हम आए विद दी फोर्थ जनरेशन प्रोजेस्टिन, जिसमें आता है आपका स्पाइरोनोलेक्टोन डेरिवेटिव, जिनके दो ड्रग्स आपको याद रखना है, ड्रॉसपेरिनॉन और डाइनोजेस्ट। ये एक्चुअली इनके एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट होना तो दूर, ये एक्चुअली एंटी एंड्रोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं ये, एंटी एंड्रोजेनिक होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ओसीपीज के अंदर मोस्ट कॉमन हम कौन से प्रोजेस्टिन को यूज करते हैं। हम जो है थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टिन को यूज करते हैं ओसीपीज के अंदर। अब जो ओसीपीज होते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें एक्चुअली 21 हार्मोनल पिल्स होती है, बाद के लास्ट के 7 दिनों की जो होती है वो नॉन हार्मोनल पिल्स होती है। ऑल 21 पिल्स, सारे के सारे 21 पिल के अंदर अगर सेम अमाउंट है हार्मोन्स का, तो उसे हम कहेंगे मोनोफेजिक पिल्स, जिसके अंदर डोज ऑफ हार्मोन जो है वो चेंज नहीं होता है। फिर अगर डोज ऑफ हार्मोन चेंज करता है मिड साइकिल के अंदर, तो उन्हें हम कहते हैं बायफिजिक पिल्स। और अगर आपका डोज ऑफ हार्मोन चेंज करता है एवरी वीक, तो उसे हम कहते हैं ट्राइफिजिक पिल्स। तो ये जो आपकी ओसीपीज हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं, मोनोफिजिक, बायोफिजिक, ट्राइफिजिक। मोनोफिजिक के अंदर सेम अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रेजेंट रहेगा 21 के 21 गोलियों के अंदर। बायोफिजिक के अंदर जो डोज ऑफ हार्मोन होगा ये चेंज करेगा आफ्टर मिड साइकिल। और ट्राइफिजिक के अंदर क्या है ना, डोज चेंज करेगा हार्मोन का आफ्टर एवरी वीक। फिर हम बात करते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के बारे में, अबाउट दिस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये तो बता दिया हमने कि एस्ट्रोजन जो है ये C18 स्टेरॉइड है, और प्रोजेस्टेरॉन आपका C21 स्टेरॉइड है, जिसमें दोनों के जो है बाउंड फॉर्म ही ज्यादातर मिलते हैं। एस्ट्रोजन का सिर्फ 1% फ्री होता है और प्रोजेस्टेरॉन का 2% फ्री होता है। एस्ट्रोजन बाइंड करता है SHBG से, दैट इज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से बाइंड करता है, तो वही जो प्रोजेस्टेरॉन है ये अल्ब्यूमिन से मेनली बाइंड करता है। लोकेशन ऑफ रिसेप्टर की अगर बात करें तो देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, साइट ऑफ एक्शन फॉर ऑल द स्टेरॉइड रिसेप्टर इज इंट्रान्यूक्लियर। किसी भी स्टेरॉइड हार्मोन का साइट ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इंट्रान्यूक्लियर। अब हम बात कर रहे हैं लोकेशन। लोकेशन डिफर कर सकती है। जो लोकेशन है आपके एस्ट्रोजन की रिसेप्टर की, वो होती है बेसिकली इंट्रान्यूक्लियर। एंड लोकेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर इट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। एंड प्रोडक्ट क्या होता है मेटाबॉलिज्म का, एस्ट्रोजन के मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोरोनाइड। तो वही जो एंड प्रोडक्ट होता है आपके प्रोजेस्टेरॉन मेटाबॉलिज्म का, वो होता है प्रेग्नेंडायोल। ठीक है, ये याद तो होना चाहिए, आईनी सेट के अंदर आता ही है। फिर हम बात करते हैं एक्शंस के बारे में ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके एक्शंस के बारे में ऑन दी यूटेरस। यूटेरस में भी मायोमेट्रियम की पहले बात करते हैं। तो जो आपका एस्ट्रोजन होता है ये ग्रोथ कॉज करवाता है भाई, बहुत ज्यादा ग्रोथ कॉज करवाता है। और जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है ये इस ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। मतलब मेन कंपोनेंट क्या है ग्रोथ के लिए, एस्ट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ। ठीक है, फिर जो आपका एस्ट्रोजन चूंकि ये मेन कंपोनेंट है ग्रोथ के लिए इन दी मायोमेट्रियम, तो जो आपका फाइब्रॉइड है विच इज ऑल्सो द स्मूथ मसल ट्यूमर, ये मेनली किसके कारण होगा, ये मेनली होगा ड्यू टू इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन। बट प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रॉइड दैट इज स्मूथ मसल ट्यूमर, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो था वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा था ग्रोथ के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि जो आपका एस्ट्रोजन होता है ये इंक्रीज करता है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए ये इनिशिएशन ऑफ लेबर में रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये इंक्रीज करता है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को, देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ लेबर। तो वही जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है ये उल्टा एक्शन करता है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस पे, ये डिक्रीज करता है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द प्रोफाइल एक्सिस ऑफ द प्रीटर्म लेबर। देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द प्रोफाइल एक्सिस ऑफ द प्रीटर्म लेबर। फिर हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में। देखो, एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट कौन करवाता है, एंडोमेट्रियम को थिक कौन बनाता है, एस्ट्रोजन। एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन को रोकता कौन है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोलिफरेशन को रोकता है और सिक्रेटरी चेंज लाता है एंडोमेट्रियम के अंदर, जिसे हम डेसिडुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है।
तो थिक कौन बना रहा है एंडोमेट्रियम को? आपका एस्ट्रोजन। और थिन कौन बना रहा है? आपका प्रोजेस्टेरॉन। जो एस्ट्रोजन है भाई, ये अप रेगुलेट करता है प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स को ऑन द एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन अप रेगुलेट्स द प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स ऑन द एंडोमेट्रियम। तो वही प्रोजेस्टेरॉन उल्टा करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये डाउन रेगुलेट करता है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ऑन द एंडोमेट्रियम। और ये काफी समझने वाली बात भी है। तो पहले 14 दिन जिसमें आपका एस्ट्रोजन जो है प्रोलिफरेटिव फेज लाकर रखेगा, जब इसको पता है कि अब 14 दिन के बाद मेरा ज्यादा काम है नहीं, तो ये क्या करेगा? ये एंडोमेट्रियम के ऊपर प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स को अपरेगुलेट ही करेगा ना, ऑब्वियसली। और जो प्रोजेस्टेरॉन है इसको पता है कि डे 14 के बाद एस्ट्रोजन का कुछ काम है नहीं, सारा सिक्रेटरी चेंज मुझे लाना है, तो ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट ही करेगा ना एंडोमेट्रियम के ऊपर, ऑब्वियसली बात। फिर हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन कैन एक्ट ओनली एक्ट ऑन एस्ट्रोजन प्राइम्ड एंडोमेट्रियम। ओके, जो एस्ट्रोजन जो है अपरेगुलेट करके प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स को बहुत ज्यादा भर दे रहा था एंडोमेट्रियम के ऊपर, उस एंडोमेट्रियम को हम कहते हैं एस्ट्रोजन प्राइम्ड एंडोमेट्रियम, जो कि थिक होता है, जिसका ग्रोथ, जिसका प्रोलिफरेशन किसने किया हुआ है? एस्ट्रोजन ने किया हुआ है। तो वो जो एस्ट्रोजन प्राइम्ड एंडोमेट्रियम होता है, जिसका थिकनेस 6 मिलीमीटर होता है, उसके ऊपर ही आपका प्रोजेस्टेरॉन जो है वो काम कर सकता है। अब दो केस सिनेरियो यहां पर बताए गए। पहला केस सिनेरियो कहता है कि अगर किसी फीमेल को कंटिन्यूअस एस्ट्रोजन दिया जाए और नो प्रोजेस्टेरॉन दिया जाए तो क्या होगा? कंटिन्यूअस एस्ट्रोजन देने से काफी ज्यादा थिकनेस और ग्रोथ हो जाएगी एंडोमेट्रियम की, काफी ज्यादा थिकनेस और ग्रोथ हो जाएगी एंडोमेट्रियम की। दिस विल लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर एंड इंक्रीज ब्लीडिंग। कैंसर, हाइपरप्लेजिया की इंक्रीज रिस्क होगी, साथ में ब्लीडिंग भी इंक्रीज होगी। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये इतना थिक नहीं होने देगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता तो वो डाउन रेगुलेट कर देता एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को एंडोमेट्रियम पे, और वो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्रोटेक्टिव होता है फॉर द एंडोमेट्रियम, ठीक है जी। लेकिन अगर उल्टा केस सिनेरियो दे दे आपको और ये कहे कि किसी फीमेल को कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरॉन पे रखा जाए और कोई एस्ट्रोजन ना दिया जाए, तो फिर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन भाई डाउन रेगुलेट कर देगा, क्योंकि सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन आप दे रहे हो, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? डाउन रेगुलेट कर देगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ऑन द एंडोमेट्रियम। सो इवन इफ एस्ट्रोजन इज प्रेजेंट, अब अगर बाद में जब डाउन रेगुलेशन जो है हो चुका है एस्ट्रोजन रिसेप्टर का, अब बाद में हम एस्ट्रोजन को दे भी दे, तो अब चूंकि रिसेप्टर ही प्रेजेंट नहीं है एंडोमेट्रियम के ऊपर, तो क्या ही कर लेगा एस्ट्रोजन? तो जो आपका एंडोमेट्रियम है वो पूरा का पूरा प्रोजेस्टेरॉन के अकॉर्डिंग चलेगा। और प्रोजेस्टेरॉन क्या चाहता है? सारा सिक्रेटरी चेंज है एंडोमेट्रियम के अंदर, और एंडोमेट्रियम थिन हो जाए, और इवेंचुअली जो है आपका एंडोमेट्रियम एट्रोफिक हो जाएगा अंडर दी ओनली प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इट इज कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरॉन। फिर हम बात करते हैं मिरेना। मिरेना क्या है? एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जिसके अंदर लेवनाजेस्ट्राल, जो कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है सेकेंड जनरेशन का, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट यहां पर दिया गया। चूंकि मिरेना के अंदर प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है, तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को डिक्रीज करेगा। क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को इंक्रीज कौन कर रहा था? आपका एस्ट्रोजन इंक्रीज कर रहा था। तो जब आप ये मिरेना दोगे, जो कि प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, तो वो डाउन रेगुलेट करेगा एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ऑन द एंडोमेट्रियम, दस डिक्रीजिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसीलिए मिरेना को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। साथ में हम मिरेना को यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरप्लेजिया। फिर हम बात करते हैं किसी भी नेचुरल वुमन के अंदर देयर इज नाइदर एट्रोफी, देयर इज नाइदर हाइपरप्लेजिया बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियम, बिकॉज देयर आर साइक्लिकल हार्मोन्स। ये जो है आपके साइक्लिकल हार्मोन्स है और एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैम ने बताया था कि अगर आपको एक वॉल बनानी है, तो आपको वॉल जब बनानी होती है तो आपको एक करेक्ट प्रोपोर्शन में एस्ट्रोजन ब्रिक्स और सीमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आपको कोई हाइपरप्लेजिया और एट्रोफी नहीं चाहिए, तो करेक्ट साइक्लिकल हार्मोन्स अपने आप, साइक्लिकल हार्मोन्स जो होते हैं ये बैलेंस के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर हम बात करते हैं हाइयर सेंटर्स पे इनका कैसा एक्शन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। देखो ये तो मैंने बताया था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों नेगेटिव फीडबैक देते हैं एलएच और एफएसएच को, लेकिन एग्जैक्टली कैसे देते हैं वो डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। एस्ट्रोजन जो है ये एफएसएच को हमेशा नेगेटिव फीडबैक देता है, ये तो आप रट लीजिए। एस्ट्रोजन हमेशा एस्ट्रोजन हमेशा नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को। मैटर नहीं करता कि एस्ट्रोजन के लेवल्स ज्यादा है, एस्ट्रोजन के लेवल्स कम है, ये हमेशा एफएसएच को जो है नेगेटिव फीडबैक ही देगा। बाकी अगर एस्ट्रोजन के लेवल्स नॉर्मल से लो है तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच को, और अगर एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को। ये आपको रटना पड़ेगा। अब अगर आपने एस्ट्रोजन का इतना लर्न कर लिया तो इसका उल्टा हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन नॉर्मल से लो लेवल्स होने पर नेगेटिव फीडबैक दे रहा था ना एलएच के, तो आपका प्रोजेस्टेरॉन जो है ये अपने नॉर्मल से लो लेवल्स होने पर पॉजिटिव फीडबैक देगा एफएसएच को। जो एस्ट्रोजन था इसके हाई लेवल्स होने पर ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था एलएच के लिए, तो जो प्रोजेस्टेरॉन है ये हाई लेवल्स होने पर नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच और एलएच के लिए। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ये जो हमने फिनोमेना यहाँ पे पढ़ा कि एस्ट्रोजन के नॉर्मल या फिर लो लेवल्स होने पे नेगेटिव फीडबैक जाएगा एलएच के लिए, और अगर हाई लेवल्स है तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा एलएच के लिए, इसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन फिनोमेना। और कितना हाई लेवल्स प्रेजेंट होना चाहिए एस्ट्रोजन का टू प्रोवाइड द पॉजिटिव फीडबैक फॉर द एलएच, तो हाई मतलब 200 पिकोग्राम जो है प्रेजेंट होना चाहिए एस्ट्रोजन, या फिर उससे ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके सर्वाइकल म्यूकस पे कैसे एक्ट करेंगे। तो जो एस्ट्रोजन है, इसके लिए आप ये TCWFS ये निमोनिक याद कर लीजिए। एस्ट्रोजन जो है थिन बना देगा म्यूकस को, कॉपियस मतलब बहुत ज्यादा हेवी क्वांटिटी के अंदर बना देगा, वाटरी बना देगा, फर्निंग के साथ बना देगा, और स्पिन बार्केट बना देगा। अब फर्निंग और स्पिन बार्केट क्या होता है वो हम समझाते हैं, लेकिन जो सर्वाइकल म्यूकस पे एक्शन रहेगा आपके प्रोजेस्टेरोन का, वो क्या रहेगा, वो थिक बना देगा, स्कैंटी बना देगा, विस्कस बना देगा, नो फर्निंग नो स्पिन बार्केट। देखो फर्निंग और स्पिन बार्केट बता देते एक बार। ये होता है आपका फर्निंग। जब सर्वाइकल म्यूकस म्यूकस स्मीयर लेते हो आप, सर्वाइकल म्यूकस स्मीयर, तो अगर वो सर्वाइकल म्यूकस इज एक्टेड बाय द एस्ट्रोजन, तो आपको फर्निंग फर्न लीफ पैटर्न जो है, जिसे हम कोर्स फर्निंग भी कहते हैं, वो दिखेगा। और फर्निंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक हाई एस्ट्रोजन और दूसरा हाई NaCl, हाई एस्ट्रोजन और हाई NaCl। दिस फर्निंग अपीयर्स ऑन डे 8 ऑफ द साइकिल एंड इट डिसअपीयर्स ऑन द डे 18 ऑफ द साइकिल, क्योंकि उसके बाद आपका एस्ट्रोजन का लेवल्स कम हो जाता है। तो ये अपीयर करता है डे 8 पे और डिसअपीयर कर जाता है डे 18 पे। स्पिन बार्केट क्या होता है, स्पिन बार्केट मतलब बेसिकली हमने क्या किया, सर्वाइकल म्यूकस लिया और दो कवर स्लाइड्स के बीच में रख दिया, और फिर हमने जो है कवर स्लाइड्स को एक दूसरे से दूर शुरू दूर एक दूसरे से दूर लेकर चले गया। तो हम देखेंगे स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रिंग के तरीके से आपका सर्वाइकल म्यूकस जो है वो प्रेजेंट होता है। इसको हम कहते हैं स्पिन बार्केट टेस्ट पॉजिटिव। ये भी पॉसिबल होता है ड्यू टू ओनली एंड ओनली एस्ट्रोजन। ये भी पॉसिबल होता है ड्यू टू ओनली एंड ओनली एस्ट्रोजन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं कि ये फर्निंग और स्पिन मार्केट जो है आपके प्रोजेस्टेरोन के कारण नहीं प्रेजेंट होगा, इसके अंदर थिक स्कैंटी और विस्कस होगा। ठीक है, ठीक है। फिर फर्टाइल फेज के अंदर कौन सा टाइप का म्यूकस प्रेजेंट होगा, एस्ट्रोजन टाइप का म्यूकस प्रेजेंट होगा। क्योंकि आप खुद देखिए ना, अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा, को बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होगा, बहुत विस्कस होगा, तो कैसे ना कैसे आपका फर्टिलाइजेशन कैसे पॉसिबल होगा, स्पर्म अंदर कैसे घुस पाएगा। इसीलिए एस्ट्रोजन टाइप का म्यूकस प्रेजेंट होना चाहिए फर्टाइल फेज के अंदर। तो फर्टाइल फेज के अंदर इसी टाइप का म्यूकस प्रेजेंट होता है, एस्ट्रोजन वाला। थीन होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, और वाटरी होता है। सर्वाइकल म्यूकस अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन होता है, ये इम्परमिएबल हो जाता है टू स्पर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्वाइकल म्यूकस अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो है, ये इम्परमिएबल बन जाता है टू स्पर्म्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम जो है प्रोजेस्टेरोन देते हैं काफी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर, और ये प्रोजेस्टेरोन जो है आपके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के रिस्क को भी डिक्रीज करता है। ठीक है, ये यही रीजन है कि हम प्रोजेस्टेरोन को यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर बहुत सारे। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है, इसके अंदर कोई फर्निंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, और प्रोजेस्टेरोन के अंदर आपको कोई फर्निंग नहीं देखने को मिलती। साथ में सर्वाइकल म्यूकस प्लग आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि अगेन प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल ज्यादा होते हैं, तो सर्वाइकल म्यूकस प्लग आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि थिक सर्वाइकल म्यूकस हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मिरेना। ये अगेन क्या है, एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जिसके अंदर लेवोनार्जेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जो कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, और ये बेसिकली डिक्रीज कर देगा आपके रिस्क ऑफ PID को, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज को। मैंने ऊपर एक मिराना के बारे में वर्ड बताया था, इसको हम यूज करते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर, क्योंकि ये डिक्रीज करता है ब्लीडिंग को। तो ये हम पॉइंट्स क्यों बता रहे हैं मिरेना के बारे में, जो कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, क्योंकि नॉर्मली एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये खुद ब्लीडिंग कॉज करे, खुद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के लिए रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन मिरेना उल्टा है, मिरेना जो है खुद रिस्क फैक्टर खुद डिक्रीज करता है चांस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, खुद जो है हम इसको यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, कैन वी यूज सर्वाइकल म्यूकस फॉर द टेस्ट ऑफ द ओवुलेशन, ओवुलेशन तो बिल्कुल भाई हम यूज कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं बिलिंग्स टेस्ट। सॉरी, कैन सर्वाइकल म्यूकस बी यूज्ड एज द टेस्ट फॉर ओवुलेशन, ऑब्वियसली हम यूज कर सकते हैं। जब आपका म्यूकस जो है ये थिक और स्कैंटी हो गया, तो आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन टाइप का सर्वाइकल म्यूकस रिलीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ओवुलेशन आपका हो चुका है, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन जो है आपका ज्यादा है। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, बेलिंग्स मेथड, जिसमें हम सर्वाइकल म्यूकस को चेक करते हैं, अगर वो थिक और स्कैंटी होगा मतलब प्रोजेस्टेरोन एक्ट कर रहा है ऑलरेडी और ओवुलेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर हम जो है इंटरकोर्स कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं बेलिंग्स मेथड। फिर हम बात करते हैं POP, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स के बारे में। इन मिनी पिल्स होती है, इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये अल्टर करते हैं सर्वाइकल म्यूकस को। ओके, ये एक्ट करते हैं बाय अल्टरेशन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। ये इनिबिशन को, ये ओवुलेशन को इनिबिट नहीं करते, क्योंकि अमाउंट ऑफ हार्मोन जो होता है इन मिनी पिल्स, इन दिस POP, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, बहुत लेस होता है। तो वही अगर हम बात करते हैं OCPs के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसके अंदर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट होता है, तो ये बेसिकली आपके नेगेटिव फीडबैक देंगे LH और FSH पे, और साथ में नेगेटिव फीडबैक देंगे आपके GnRH पे, क्योंकि एस्ट्रोजन और
प्रोजेस्टेरॉन मैंने जैसे बताया, जैसे ही वो बॉडी के अंदर इंक्रीज करेंगे, वो तीनों को नेगेटिव फीडबैक देंगे, एलएच, एफएसएच और जीएनआरएच को। इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ओवुलेशन को ही इनहिबिट कर देता है। ओके, मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये जो है ओवुलेशन को ही इनहिबिट कर देता है। फिर मैंने बताया था कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं एलएच और एफएसएच को। एलएच और एफएसएच में से सबसे ज्यादा किसको फीडबैक देते हैं इनहिबिशन वाला? एफएसएच को सबसे ज्यादा नेगेटिव फीडबैक देता है। फिर हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब पे क्या फर्क पड़ता है। फैलोपियन ट्यूब पे आपका जो पेरिस्टालसिस है वो बढ़ जाता है अंडर द एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो डिक्रीज कर देता है ट्यूबल पेरिस्टालसिस को। देयरफॉर प्रोजेस्टेरॉन इज द रिस्क फैक्टर फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वजाना के अंदर जो है आपके एस्ट्रोजन काम करते हैं सुपरफिशियल सेल्स के ऊपर, और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये इंटरमीडिएट सेल्स पे काम करता है। सुपरफिशियल सेल्स पे काम करके ये जो है हाई कार्योपिक्नोटिक इंडेक्स बना देता है, मतलब बहुत छोटा न्यूक्लियस, बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म होता है सुपरफिशियल सेल्स के अंदर, विच आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द एस्ट्रोजन। बोन की अगर हम बात करते हैं तो बोन में आपका एस्ट्रोजन जो है ये मिनरलाइजेशन कॉज करता है बोन का, और क्लोजर करवाता है एपिफाइसिस का। तो वही बोन और अगले जो दो पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बोन और कोएगुलेशन, उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा आपके प्रोजेस्टेरॉन का, बोन और कोएगुलेशन का, सिर्फ एस्ट्रोजन का रहेगा। एस्ट्रोजन मिनरलाइजेशन कॉज कर रहा है बोन का, और क्लोजर कर रहा है एपिफाइसिस का। दो एप्लीकेशन वाले साथ में सीरम कैल्शियम लेवल जो है बोन आपके डिक्रीज करता है। दो एप्लीकेशन वाले पॉइंट्स, इंक्रीजिंग एज के साथ एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। फीमेल्स के अंदर इंक्रीजिंग एज के साथ एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है, जिस लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि एस्ट्रोजन आपका मिनरलाइजेशन करवा रहा था बोन्स का। साथ में व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में प्यूबर्टी जल्दी आ गई, प्यूबर्टी जल्दी आ गई तो एस्ट्रोजन के लेवल जल्दी बढ़ गए, एस्ट्रोजन के लेवल जल्दी बढ़ गए तो क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस जल्दी हो गया, रिजल्टिंग इनटू द शॉर्ट स्टेज। फिर हम बात करते हैं कोएगुलेशन के बारे में। तो कोएगुलेशन आपका प्रोजेस्टेरॉन का कोई इफेक्ट नहीं होता कोएगुलेशन के ऊपर। ईस्ट्रोजन जो है ये प्रो कोएगुलेंट है, तो ये इंक्रीज करता है सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 8, 10 को अपने बॉडी में। ठीक है, 2, 7, 8, 10 को सबको जो है अपने लेवल्स को बढ़ा देता है। देयरफॉर एस्ट्रोजन चूंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स को इंक्रीज कर देता है, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल दोस कंडीशन जहां पर आपकी थ्रोम्बोसिस की रिस्क होती है वो ज्यादा होती है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, स्ट्रोक, विनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और स्मोकर। इन चारों केसेस के अंदर हम जो है एस्ट्रोजन को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इन चारों चीजों के अंदर एस्ट्रोजन को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, मतलब हम ओसीपीज को भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं, और पोस्ट मेनोपॉजल एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी जो है हम इन पेशेंट्स के अंदर नहीं देंगे। फिर हम बात करते हैं सॉल्ट एंड वाटर के बारे में। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है इनका एक्चुअली एक्सक्रीशन करवा देता है, तो वही आपका जो एस्ट्रोजन है सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन करवाता है, रिजल्टिंग इनटू अप रेगुलेशन ऑफ द रास। फिर हम बात करते हैं ब्रेस्ट के बारे में। तो ब्रेस्ट का जो डक्टुलर डेवलपमेंट है वो होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ एस्ट्रोजन, और जो ग्लैंडुलर डेवलपमेंट है वो होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो नियरली मैंने जो है सारी चीजें देख ली, बस ये लास्ट का एक डायग्राम देखिए आप। इसमें आप देख सकते हो कि तीन टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तेरा। ये पहला जो सेल है ये सुपरफिशियल सेल है, क्योंकि पिंक कलर का दिख रहा है, इसमें आपको N/C रेशो जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। तो दूसरा सेल है, इसमें ठीक ठाक आपको N/C रेशो इसमें भी कम ही दिख रहा है, बट ये ब्लू कलर के है, तो ये इंटरमीडिएट सेल्स है। और ये पैराबेसल सेल जिसमें आपको N/C रेशो जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, बहुत छोटा साइटोप्लाज्म है, तो वो पैराबेसल सेल है, ब्लू सेल्स है। विच ओवेरियन ट्यूमर डज द पेशेंट हैव इफ पैप स्मीयर शोज पिंक सेल्स, अगर पैप स्मीयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये पिंक सेल्स है, ओके, जिसका मतलब है कि बहुत सारे सुपरफिशियल सेल्स है, तो कौन सा ट्यूमर होगा वो पेशेंट के अंदर? तो ऑब्वियसली वो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर सिर्फ सुपरफिशियल सेल्स प्रेजेंट है, और सुपरफिशियल सेल्स बनते कैसे? बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन जो है ये रिलीज कौन करता है? ग्रैनुलोसा सेल्स रिलीज करते हैं। तो ग्रैनुलोसा सेल का ही ट्यूमर होगा ओवरी के अंदर, इसीलिए आपको जो है पिंक ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा, जिसके कारण सुपरफिशियल सेल ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब अगले एक और लेक्चर के अंदर हम फिजियोलॉजी खत्म करेंगे, उसका प्यूबर्टी को जो है शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है।